क्योंकि लंच टाइम है, मैं ये बात कर रहा था, क्योंकि ये लंच टाइम है, हम सब आफ्टर लंच टाइम है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हम हमेशा दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं कहीं पे, फिजिकल और मेंटल तरीके से। क्या मैं देख सकता हूँ, क्या सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं एक बार? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेंटल तरीके से कौन यहाँ पर है अभी। तो मतलब जिसने हैंड रेज नहीं किया है वो अपना मेंटल तरीके से नहीं है यहाँ पे। ओके। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं कि हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होती है जब हम बहुत रोने का हमारा मन करता है, हमारा बहुत सिसक सिसक के फूट फूट के रोने का मन करता है, लेकिन हम नहीं रोते क्योंकि हमारा बेटा या बेटी हमारे सामने होते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे सामने होते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स हमारे सामने होते हैं, और हम उन्हें नहीं जानने देना चाहते कि हम कितनी कमज़ोर हैं, या हम उन्हें नहीं जानने देना चाहते कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा होता है हम सभी के साथ में। आपको पता है, अभी जस्ट फ्यू डेज बिफोर एक रिपोर्ट आई थी हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑन नेशनल सुसाइडल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उसमें से 71% लोग मेल हैं एंड 29% ऑफ फीमेल, 71% ऑफ मेल। और इसका जो एक रीजन पाया गया इसके पीछे कि क्यों इतने मेल सुसाइड करते हैं, उसका एक कारण पाया गया, वो है हाई ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता सिंड्रोम, मेल ईगो। लेकिन अगर हम इसके बेसिक रूट में जाएंगे, अगर हम इसके थोड़ा सा और डीप इसको रिसर्च करेंगे, तो हम पाएंगे कि इसका कारण मेल ईगो भी नहीं है, क्योंकि फीमेल्स भी सुसाइड कर रही हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इसका कारण हम ये बोल सकते हैं कि जो ईगो है, जो मेल ईगो है, ये भी एक पार्ट है ईगो का। तो इसका मूल कारण जो चला जाता है वो हम बताते हैं ईगो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अहंकार और अहम और मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे जस्ट मोमेंट बैक मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अहंकार क्या है? एक तो मैं हूं एक विशुद्ध बोध, मेरा चैतन्य है, और मैं बोलता हूं कि मैं एडवोकेट भी हूं। तो जैसे ही मैंने अपने चैतन्य को एक दूसरे तादात्म्य से जोड़ा, जैसे ही दूसरी आइडेंटिटी से जोड़ा, वैसे ही एक अहंकार का जन्म हो जाता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं हूं लेकिन मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं हूं लेकिन मैं एक मंत्री हूं, मैं एक सीए हूं। जैसे हम अपने चैतन्य को किसी भी आइडेंटिटी से जोड़ते जाते हैं, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक अहम, जिसको हम बोलते हैं, वो पैदा होना स्टार्ट कर देता है। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे अंदर ये एक नेचुरल चीज होती है कि हम सब अपने आप को अपवाद मानते हैं, एक्सेप्शन मानते हैं। अरब में एक बहुत फेमस कहावत है कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, जब भी कोई आदमी पैदा होता है, भगवान उसके कान में आके कहते हैं कि बच्चा, तू मेरी सर्वोत्तम रचना है, सबसे बड़ी रचना तू ही है। लेकिन मजे की बात पता आपको क्या है? भगवान ये हर इंसान के कान में कहते हैं, और हम इसी दंभ में, इसी वंडर में, इसी इल्यूजन में जिंदगी भर जीते रहते कि मैं ईश्वर की सर्वोत्तम रचना हूं। हमारा नेचर है, हम अपने आप को एक्सेप्शन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि गाड़ी तेज मत चलाया करो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, इमीडिएटली आप बोलोगे मेरा नहीं होगा, मैं एक्सेप्शन हूं, क्रिएटेड बाय द गॉड। मैं आपसे बोलूं कि आप गलत काम मत करो, बूढ़े होके आपको मरना है, आप बोलोगे नहीं, मैं एक्सेप्शन हूं। मैं आपको कुछ भी बोलूंगा, हमारा ये नेचर होता है कि हम अपने आप को एक्सेप्शन की कैटेगरी में लाते हैं। और जो अहंकार है, ये केवल पॉजिटिव चीजों से, सकारात्मक चीजों से कनेक्ट नहीं है, ये नकारात्मक चीजों से भी कनेक्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ मंदिर गया, और मंदिर में मेरा दोस्त भगवान से बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, उसमें भी नंबर 1, नकारात्मक चीजों में भी नंबर 1। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने आप को इस तरीके से सोचने की आदत हो गई। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है, हम अपने आप को मोर इंडिपेंडेंट समझना स्टार्ट कर देते हैं, मोर डिसाइसिव समझना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये हमारा सपोर्ट करना बंद कर देता है। क्योंकि नेचर का नेचर ही यही है कि जैसे ही आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ोगे, वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। मैं अपने लाइफ से आपको 3 ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा, क्योंकि बैक टू बैक 3 to 4 डेज में मेरे साथ ये हुआ था, जिससे मुझे पता चला, जब मैंने अपने आप को कंप्लीटली समर्पित कर दिया नेचर में, कि जब मैं अपने सारे कर्म कर चुका हूं, अपनी सारे वर्क कर चुका हूं, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। जैसे ही मैंने नेचर के प्रति अपने आप को समर्पित किया कि अब
मेरा कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से। इमीडिएटली इन दैट टाइम नेचर सपोर्टेड मी। मेरा पहला इंसिडेंट स्टार्ट होता है जब मैं अपने एक छोटे से शहर, मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ, जैसे ही मैं अपने मम्मी पापा से बोलता हूँ कि मेरे को लॉ एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए भोपाल जाना है, वो बोलते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि 12th तक मैंने कंप्लीटली हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। बहुत ही बेसिक भी मुझे नहीं आता था, जैसे विच एवर, वेयर एवर, इवन इफ, ये सब भी नहीं आता था। उन्होंने बोला तुम नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बोला नहीं, मैं करूँगा। मैं भोपाल आता हूँ, बहुत सारा लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए करना। और अब मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने बहुत रोया, लेकिन मेहनत करी, रोया, मेहनत करी, आगे बढ़ा। मेरी फर्स्ट इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता है जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है मेरे कॉलेज के लिए, और मुझे एक दिन पहले नोटिफिकेशन आती है कि आपको अगले दिन फीस देनी है, और फीस का जो डिमांड रहता है वो रहता है 1,04,000 रुपये। तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ कि प्लीज़ ये अरेंज करवाइए, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे। वो बोलते हैं कि बेटा इतनी जल्दी एक दिन के शॉर्ट ड्यूरेशन में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में बेंगलोर पहुँचना भी भोपाल से, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि फ्लाइट से भी बैठा जा सकता है। मैं तो हमेशा ट्रेन से ही सोचता था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कंप्लीटली टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। मैं रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, बहुत उदास बैठा हुआ था, आंखें लाल थी। मैं जब एक कमरे में बैठ के ऐसे बैठा हुआ था, तो एक मेरा दोस्त, जब सब कुछ छोड़ चुका था, तब मेरा दोस्त एंट्री लेता है उस कमरे में, जिसको केवल मुझे 3 महीने जानते हुए थे, केवल 3 महीने। वो मुझे पूछता है कि पवन क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने उसको बोला प्लीज़ आप अभी थोड़ा देर मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कोई। वो बोलता है बताओ। तो उसके पिताजी भी किसान थे। तो मैंने उसको अपनी बात बताई कि ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, कल मुझे फीस देनी और पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो वो मुझसे कहता है पवन, मेरे पास मेरे इंजीनियरिंग की फ़ीस पड़ी हुई है 1,20,000 रुपये, जिसमें तुम्हारे एक सेमेस्टर की फ़ीस हो जाएगी और तुम्हारी फ़्लाइट का टिकट भी हो जाएगा जाने का, तुम चले जाओ। उसने मेरे अकाउंट में वो पैसे डलवाए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता वो नेचर था, प्रकृति थी, खुदा था, भगवान था, मुझे नहीं पता वो कौन था, बट इट सपोर्टेड मी व्हेन आई लॉस्ट माई ऑल होप्स आफ्टर डूइंग ऑल माई कर्मास। ये मेरा पहला इंसिडेंट था। मेरा दूसरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है जब मैं उन पैसों को लेके एयरपोर्ट में जाता हूं। जब वो मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं, एक तो मुझे लगता है कि दुनिया का पूरे एयरपोर्ट में सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ, सबसे रिच, क्योंकि इतने पैसे एक बार में अकाउंट में, मुझे लग रहा था कि किसी की एटीएम में भी इतने सारे पैसे नहीं होंगे। तो मेरा हाथ कांप रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं जब एटीएम से पैसे निकालने जाऊंगा, 1,00,000 रुपए क्योंकि एटीएम से निकालने थे, तो कैसे निकाल पाऊंगा। तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उन पैसों को निकालूंगा। तो मैं लाइन में लगा, एटीएम की लाइन में करीबन 20 से 25 मिनट लाइन में लगा रहा, और जैसे ही मेरे पीछे वाला कोई आए, मैं फिर पीछे हो जाऊं, फिर सामने वाला आगे चला जाए, फिर मैं पीछे हो जाऊं, फिर कोई आगे चला जाए। उससे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था, बहुत, जो पैसे निकालने के लिए खड़ा था, बहुत देर से वो मुझे देख रहा था। वो मुझे बोलता है कि माय डियर फ्रेंड, मे आई हेल्प यू। मैंने बोला, एक तो मुझे लगा कि कोई स्कैमस्टर ना हो, पैसे लेके भाग जाए, लेकिन मेरे पास कोई दिमाग लगाने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो उसने बोला कि ठीक है, वो मेरी मदद करेगा। उसने मेरे सारे एटीएम से पैसे निकलवाए। मुझे नहीं पता था, क्योंकि 15,000 निकलते हैं एक बार में, 25,000 रुपये निकलते हैं। उसने मेरे सारे एटीएम से पैसे निकलवाए। पैसे निकलवा के उसने अपने पॉकेट से एक रबर बैंड निकाला, उसने सारे पैसे बांधे, एक पॉलीथिन में उसने रैप किया, और उसने मुझे ये स्टेटमेंट बोला कि पवन तुम जाओ और अपनी फीस जमा करो। उस टाइम पर मुझे ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, क्योंकि मैं कहीं और खोया हुआ था। ये स्टेटमेंट मैंने 3 से 4 दिन बाद याद किया कि ये स्टेटमेंट, ये बात इनको कैसे पता थी कि मैं अपनी फीस जमा करने आया था। ये मेरे साथ सेकंड इंसिडेंट कि जब मैंने सारी होप छोड़ दी, सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दी, तब मेरे साथ घटना घटी। मेरा तीसरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे, जब मैं बहुत सारी पीजी ढूंढ चुका था, थक चुका था पीजी ढूंढ के, क्योंकि बैंगलोर में या तो इंग्लिश चलती है या कन्नड़ा चलती है, दोनों में मेरा हाथ तंग था। तो मैं जब पीजी ढूंढ के थक चुका था, तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला जिसने अपना नाम मुझे बताया कि उसका नाम जेसन है, और उसके पास वाइट स्कूटी थी उसके पास में, आई विविडली रिमेंबर। और मुझसे वो कहता है कि तुम पीछे ढूंढ रहे हो। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने बोला हाँ। तो पहले तो शक हुआ, क्योंकि हाथ में एक बैग भी था। फिर मैंने बोला कि कोई उम्मीद नहीं है, वैसे भी यहाँ पे कौन हेल्प करता है किसी की। उसने मेरी मदद की, मैं उसकी स्कूटी में बैठा, वो मेरे को एक पीजी में ले गया। मेरे को वो पीजी पसंद नहीं आया। उसके बाद वो मेरे को दूसरे पेड गेस्ट में लेके गया। मुझसे वो कहता है कि वहाँ के वो ओनर को जानता है। उसके बाद उसने मुझे ये भी बोला कि वो वहाँ पर जिम वाले भी उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे पीजी के बगल में एक जिम था।
तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। वो गया ओनर के पास, उसने कन्नड़ा में कुछ बात की, उसने मेरे को एक रूम दिलवाया। एक रूम मेरे को पसंद नहीं आया, मैं दूसरे रूम में गया, और जो रूम उसने मुझे दिलवाया, मैं उस रूम में पूरे 5 साल जब तक मेरी लॉ चली मैं उसी रूम में उसी बेड में रहा। तो 4 से 5 दिन बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, तो मुझे ये याद आया कि जब मैं अकेला फील करने लगा 4 से 5 दिन बाद, वो लड़का उस दिन नंबर दे के अपना चला गया मुझे। तो मैंने 4 से 5 दिन बाद उसको कॉल किया, और कॉल किया तो उसका, जैसे ही मैंने नंबर डायल किया उसका फ़ोन ऑफ था। उसने दूसरा नंबर मैंने उसका डायल किया, वो नंबर भी ऑफ था, दोनों नंबर ऑफ। तो मैंने सोचा मेरा जो पीजी के लैंडलॉर्ड हैं वो जानते होंगे, मैं पीजी के लैंडलॉर्ड के पास जो थे, हमारे ओनर थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बोला कि ये एक लड़का आया था, इसने अपना नाम जेसन बताया था, आप इनको जानते हो क्या? तो उसने बोला नहीं, ये तो मेरे से पहली बार मिला था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े आदमी हो, आपको नहीं याद होगा। उसके बाद मैं भाग के जिम वालों के पास गया, मैंने उनका रजिस्टर चेक किया, मैंने एक जेसन नाम का लड़का आता है, ऐसी हाइट है, ऐसा ऐसा दिखता है, क्या आप उसको जानते हो क्या? तो उसने बोला ऐसा तो कोई लड़का हमारी जिम में नहीं आता है। मैंने कहा मैं अब थोड़ा मेरे दिमाग में शक पैदा होना स्टार्ट हुआ कि समझ नहीं आया क्या हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे 5 साल उसने मुझे बताया था कि सेकेंड ईयर में वो मास्टर इन कम्युनिकेशन का कोर्स करता है बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। मैंने उस लड़के को उस कोर्स में ढूंढा, हर एक कोर्स में ढूंढा, फ्रॉम BBA, MBA, लॉ, एवरीवेयर आई सर्च फॉर हिम, एवरी कॉर्नर ऑफ माई यूनिवर्सिटी। मुझे वो लड़का नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वो ईश्वर था, भगवान था, अल्लाह था, प्रकृति, नेचर थे, दोस्त था, कौन था मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को कंप्लीटली इस नेचर के प्रति समर्पित किया, मेरी मदद हुई, मेरी हेल्प हुई। तो मेरे हिसाब से मिरेकल्स होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब अपने आप को आप कंप्लीटली छोड़ देते हो किसी के प्रति। अब प्लीज यहां पर याद रखिएगा कि मैं जो ये बात कर रहा हूं वो तब की कर रहा हूं जब हम कर्मों के बियॉन्ड चले गए, हमारे पास कोई कर्म करने के लिए रह नहीं गया। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम लिख दिया, अब रिजल्ट आना है, आपके पास कर्म करने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर रिजल्ट आता है और उसके बाद आप फील करते हो, तो मेरा ये कहना है कि वहां पर हम रो सकते हैं, हमें अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, नेचर आपकी तभी मदद करता है जब आप नेचर से कोई महत्वाकांक्षाएं ना रखें। नेचर का नेचर ही ऐसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत बार ऐसा वेट किया होगा कि एक बस आएगी, बस आएगी, बस आएगी, बस आएगी, बस नहीं आती है। आप 2 मिनट के लिए बोलते हो और यहां वहां आपका दिमाग जाता है, आप तुरंत देखते हो बस आ जाती है, क्योंकि जैसे ही आपने महत्वाकांक्षाएं को छोड़ा था, इमीडिएटली नेचर सपोर्टेड यू। एक मैं बुक पढ़ रहा था, अष्टवक्र महागीता, और उसमें एक चीज लिखी थी कि ना रोना बल नहीं है, फीलिंग्स को सप्रेस करना बल नहीं है, ना रोना कठोरता है। और ये दुनिया, ये संसार कठोरता के पीछे नहीं भागती है, दुनिया, ये संसार कोमलता के पीछे भागती है, कोमलता का सम्मान करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक फूल है और एक चट्टान है। आपको अपनी प्रेयसी को, आपको अपनी फियोंसे को कुछ गिफ्ट करना है, भगवान के प्रति कुछ समर्पित करना है। आप चट्टान की तरफ तो नहीं भागते ना, आप कठोरता की तरफ तो नहीं भागते, आप फूल की तरफ भागते हो, क्योंकि फूल का एक बल है, फूल की कोमलता फूल का बल है, उसका संगीत, उसकी मधुरता, उसकी सुगंधता, उसका संगीत उसका बल है। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, और उसकी यही निर्बलता फूल का बल है। चट्टान नहीं खिलती, क्योंकि चट्टान बस है। फूल खिलता है और शाम को मर जाता है, क्योंकि फूल जिया है। चट्टान नहीं मरती, क्योंकि चट्टान बस है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब भी कभी भी किसी को भी रोते हुए देखो, आपको यह सोचना होगा कि वो कमजोर नहीं है, वो एक बेजुबां की सूचनाएं हैं। जब भी किसी की आंखों से आंसू आते हैं, वो एक बेजुबां की सूचनाएं होती हैं। जब भी कभी भी किसी शब्दों को, किसी वाक्यों को हम अपनी जुबान से व्यक्त नहीं कर पाते, हमारी आंखें उसे आंसुओं के रूप में व्यक्त करती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी किसी को रोते हुए देखो, उसको कमजोर ना समझो, उसके पास बैठो, उसका हाथ पकड़ो। मैं कहता हूं उससे जलो, उससे ईर्ष्या करो, और अपने आप से पूछो कि हमने ये कोमलता कहां खो दी है, हमने ये रोने की कला कहां खो दी है। And thus I say that everyone, male and female, we all need to relearn the art of crying and letting go of our egos. And this is the idea which I'm spreading. Thank you so much.